न- नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम वापस से मध्य प्रदेश के इतिहास की जो कहानी चल रही थी या जो सीरीज चल रही थी उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 23 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अभी हम मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक सिंधिया रियासत, होलकर रियासत के साथ साथ भोपाल रियासत को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है रियासतों का, जिसमें हम गोंडवाना रियासत को पढ़ने वाले हैं। गोंडवाना रियासत से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं कि गोंडवाना रियासत के पर निबंध लिखिए। गणाधिपति एक शब्दावली पूछी गई थी। एक बार संग्राम साहा के बारे में पूछा गया है, दलपत साहा के बारे में पूछा गया है। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो गोंडवाना रियासत आपके मेंस के हिसाब के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सभी को पता है, प्रीलिम्स में हमारा सिलेबस में दी गई है, साथ ही में मेंस में भी हमारे सिलेबस में उसे पूछा गया है। मेंस में आप सभी को पता है यूनिट नंबर 5 मध्य प्रदेश की रियासतों से है। तो हम रियासतों को कुछ इस प्रकार कंप्लीट कर रहे हैं कि आप आसानी से पूरी जो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी है उसे कंप्लीट कर सकें। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, जब आप रियासत को पढ़ो उसके बाद जो हमारी यूनिट 1 की टेस्ट सीरीज़ है, यानी जो हमारी MPPSC प्रीलिम 2025 की टेस्ट सीरीज है, उसको ज़रूर ज्वाइन करके यूनिट 1 के पूरे क्वेश्चन लगा के देखना। कभी आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो भैया आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो मेरा यही मानना है कि टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के लिए। कभी आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग करके जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम गोंडवाना रियासत की बात करते हैं। तो देखिए, गोंडवाना रियासत यह गोंड जनजाति के ऊपर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, गोंडवाना वाला क्षेत्र जो बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को हम मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर पहले गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गोंडवाना क्षेत्र बोला जाता है। आज की डेट में हम बात करते तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, फिर इधर जबलपुर, नरसिंहपुर, फिर रायसेन, इधर छिंदवाड़ा, ठीक है, फिर इधर सिवनी, इधर बालाघाट, ये पूरे क्षेत्र में गोंडवाना रियासत फैली हुई थी। ठीक है, अब देखिए, गोंडवाना राज्य को गड़ा मंडला और गड़ा कटंका के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? गड़ा कटंका और गड़ा मंडला के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई पूछता है गड़ा में गोंड शासक, तो गड़ा कहाँ पर है? मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, संग्राम साहा ने अपने सिक्कों पर खुद को पुलिस बंसी कहा था। याद रखिएगा, किस शासक ने अपने आप को पुलिस बंसी कहा है? तो संग्राम साहा ने अपने आप को पुलिस बंसी बताया था। अब देखिए, हम गड़ा राज्य की या गोंडवाना रियासत की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1328 ईस्वी में एक यादव राय नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा की गई थी। इन्होंने मंडला के आसपास का क्षेत्र अपने कब्जे में कर वहां पर गोंडवाना रियासत की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1328 में। अब ये सभी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो हमें रामनगर शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। रूपनाथ झा की एक पुस्तक है गणेश द्रप वर्णम, इस पुस्तक से भी हमें क्या मिलती है? गोंडवाना रियासत की जानकारी मिलती है। आईने अकबरी आप सभी को पता है, इससे भी गोंडवाना रियासत की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, गोंडवाना रियासत पहले 52 गढ़ों में विभाजित थी, जैसे कि रामगढ़, देवगढ़, चौड़ागढ़, गढ़ा, ये सभी क्या थे? इनके प्रमुख गढ़ हुआ करते थे। गढ़ यानी सीधी सी बात है कि हम किले को बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनके किले बने हुए थे। चौरागढ़ आप सभी को पता है दमोह के आइट साइड पड़ता है, वहाँ पर भी इनका एक किला मिलता है हमें। रामगढ़ में मिलता है, देवगढ़ में मिलता है। तो यहाँ पर इनके 52 गढ़ बने हुए थे, यानी 52 किले बने हुए थे। इसके प्रमुख शासकों की हम बात करते तो यादव राय इसके प्रमुख शासक थे। संग्राम शाह, दलपत राव, दुर्गावती, मधुकर शाह, हृदय शाह और शंकर शाह, ये सभी गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासक हुए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यादव राव की। यादव राय या यादव राव की हम बात करते थे, या गोंड वंश के संस्थापक थे। कौन थे गोंड वंश के संस्थापक? इंपॉर्टेंट है, MPPSC ने पूछा हुआ है। इन्होंने मंडला क्षेत्र में थोड़ा सा क्षेत्र अपने कब्जे में कर वहाँ पर गोंडवाना रियासत की
क्या रखी थी, नींव रखी थी। इसकी जानकारी हमें रामनगर शिलालेख में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, रामनगर शिलालेख में मिलती है। उसके बाद इसके कुछ अन्य शासक हुए जैसे खरजी, गोरक्षक दास, सुखनदार और अर्जुनदास। परंतु इसके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हुए उनका नाम था संग्राम शाह, जिसके बाद हमें पूर्ण रूप से गोंडवाना रियासत की जानकारी मिलती है। हमें संग्राम शाह से पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए संग्राम शाह के बारे में हम बात करते हैं तो संग्राम शाह ने 1513 से लेके 1543 तक शासन किया। इनका प्रारंभ में नाम था अमहणदास। क्या था, अमहणदास नाम इनका हुआ करता था। 1516 में इन्होंने अपनी उपाधि अमहणदास से हटाकर संग्राम शाह कर ली, जिसके बाद इन्हें संग्राम शाह के नाम से जाना गया। ये गोंडवाना रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने सबसे पहले मदन महल, आज की डेट में आपने देखा होगा जबलपुर के पास पड़ता है, मदन महल रेलवे स्टेशन है, बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। तो मदन महल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिलती है आईने अकबरी से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आईने अकबरी किसने लिखी है। ठीक है, इन्होंने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब देखिए 52 गणाधिपति एक बार एमपीपीएससी के मेंस में पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया कि 52 गणाधिपति के नाम से किसे जाना जाता था। इन्हें 52 गणाधिपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें 52 गढ़ों का निर्माण कराया था, यानी 52 किलो का निर्माण कराया था। किले जो होते हैं अपने 52 किलो का निर्माण कराया था, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति बोला जाता है। ठीक है, सिलीमैन ने भी यही बात बोली है कि भैया संग्राम शाह का जो राज था वह 52 गढ़ में विभाजित था, इसलिए उन्हें 52 गणाधिपति की उपाधि दी गई है। फिर देखिए 52 गढ़ की जानकारी हमें आईने अकबरी में मिलती है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार मंडला, जबलपुर, बालाघाट के पश्चिम से रायसेन तक, उत्तर में पन्ना तक, पूर्व में रतनपुर तक, दक्षिण में दक्कन तक में अपना क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था। अब देखिए इनके हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते तो गोंडवाना रियासत के सबसे योग्य शासक थे। रायसेन विजय में गुजरात शासक बहादुर शाह की इन्होंने सहायता की थी। चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंदेल आप सभी को पता है राजपूत शासक थे, उनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये राजनीतिक उपलब्धि है। बघेल शासक वीर सिंह देव से भी इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए, जिससे इसमें गहरी दोस्ती हो गई। और उस टाइम जब मुगलों का शासन चलता था भारत में, तो इन्होंने मुगल से अपने आप को बचा कर रखा था। देखिए साहित्य के क्षेत्र में भी इनका अभिन्न योगदान है। संग्राम शाह खुद एक बड़े साहित्यकार थे और इन्होंने रस रत्न माला नामक ग्रंथ लिखी थी। कौन सी लिखी थी, रत्न रत्न माला। एमपीपीएससी ने पूछी हुई है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी कि रत्न रत्न माला किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है संग्राम शाह के द्वारा लिखी गई है। इसमें गोंडवाना राज्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने बहुत सारे विद्वान जैसे दामोदर ठाकुर को संरक्षण दिया था। इन्होंने अपने सिक्कों पर तेलुगु भाषा अंकित कराई थी। फिर देखिए इनकी जो मुद्रा चलाते थे वह गोलाकार भी चलाते थे, वर्गाकार भी चलाते थे, वर्तुलाकार भी चलाते थे और सोने चांदी के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। इनके दरबार में संस्कृत और तेलुगु भाषा का प्रयोग होता था। 1543 में संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 26 वर्षों तक इनका राज्य रहा और इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराए गए थे। निर्माण कार्य भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जबलपुर में संग्राम सागर की स्थापना कराई। किसकी, संग्राम सागर की। संग्राम सागर की इन्होंने कहाँ पर स्थापना कराई थी, जबलपुर में। इसके बाद बाजन मठ। कौन सा, बाजन मठ। यह बाजन मठ भी जबलपुर में है। यह एक तांत्रिक क्रिया का एक स्थान है। इस बाजन मठ की स्थापना भी संग्राम शाह के द्वारा कराई गई थी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बाजन मठ के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। संग्राम सागर हाल ही में चर्चाओं में रहा था, तो एमपीपीएससी मेंस में संग्राम सागर के बारे में पूछा गया। यह जबलपुर में स्थित है और इसे बनवाया था संग्राम शाह ने। हाल ही में भारत सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए कुछ पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्हें संग्राम सागर की बहुत प्रशंसा की थी, साथ ही संग्राम सागर के संरक्षण के लिए बात उठाई थी। तो याद रखिएगा संग्राम सागर, बाजन मठ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए जो बच्चे 2026 को टारगेट करके बैठे हैं वहाँ हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टोटल 75 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 यूनिट वाइज और 25 जो एफएलटी मिलने वाली है।
अब हमने इसमें 2-3 और जोड़ी है स्पेसिफिकेशन, जैसे पीडीएफ देना, आंसर की आपको प्रोवाइड करना, ये सभी भी हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो इन सभी को मात्र आप 350 रुपये में खरीद सकते हो। कोशिश करो कि गणेश चतुर्थी वाले महीने में हम खरीद लें, क्योंकि इस महीने के बाद इसकी हम प्राइस 500 रुपये कर देंगे। अभी ऑफर चल रहा है, तो इसे अभी आप 350 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो, या हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है 8818867858। इसको अपनी मोबाइल में सेव कर लीजिए कृष्ण शर्मा के नाम से, और इसी पर मैसेज करके आप कोई भी जानकारी पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात है, यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। DC सर और मेरे द्वारा इनको बनाया जा रहा है, तो आपको इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना है। अब देखिए, संग्राम शाह के उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं तो दलपत शाह, ये दलपति नहीं है, क्या है, दलपत शाह है। दलपत शाह इनके बेटे होते हैं। इनका विवाह होता है चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती से। उनके एक पुत्र होते हैं वीर नारायण। वीर नारायण की मृत्यु के बाद चंद्र शाह, फिर मधुकर शाह, फिर प्रेम शाह, फिर हृदय शाह, फिर नरेंद्र शाह, महाराज शाह, शिवराज शाह, निजाम शाह, सुमेर शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये सभी गोंडवाना रियासत के उत्तराधिकारी बनते हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। संग्राम शाह के बारे में आपसे 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर सभी में पूछा जा सकता है, और मैंने इतना बता दिया कि आप 10 नंबर में आसानी से लिख सकते हो। अब हम दलपत शाह की हम बात करेंगे, तो देखिए, दलपत शाह 1543 में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो दलपत शाह कहाँ पर सिंहासन पर बैठते हैं। जैसे ही बार राजपाट संभालते हैं, तो वह महाराजाधिराज श्री राजा की उपाधि धारण करते हैं। ये उपाधि से आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहा है MPPS से, तो याद रखना, महाराज धीराज श्री राजा की उपाधि कौन हासिल करते हैं, दलपत शाह। फिर देखिए, अपनी राजधानी ये गढ़ा से सिंगोरगढ़ लेके चले जाते हैं। कहाँ पर, सिंगोरगढ़ लेके चले जाते हैं। फिर देखिए, 7वें वर्ष यानी 1550 में क्या हो जाती है, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है कि अब कौन राजा बनेगा, क्योंकि इनका पुत्र जो वीर नारायण था वो भी 5 साल का होता है। परंतु अब क्या था, उस समय आप सभी को पता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज हुआ करती थी, तो वीर नारायण को वहाँ का शासक बनाया जाता है। अब उनकी संरक्षिका बनाई जाती है, देखिए, चंदेल राजकुमारी किसे, रानी दुर्गावती को। चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती को उनके पिता के द्वारा हर प्रकार की शिक्षा दी गई थी, चाहे वह राजपाट से हो, चाहे वह शिक्षा से हो, हर प्रकार की शिक्षा उनके किसके द्वारा, पिता द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। अब देखिए, रानी दुर्गावती इनकी संरक्षिका बन के काम करती है। अब शासनकाल चलता है 1550 से लेकर 1565 तक। यहाँ पर कौन बने रहते हैं, राजा, आप सभी को याद होना है, वीर नारायण। वीर नारायण पर पीछे से शासन कौन चलाती है, रानी दुर्गावती। गढ़ा राज्य, इनका जन्म होता है कालिंजर महुआ में। इनके पिता का नाम था कीरत राय, जो चंदेल वंश से संबंधित थे। इनके पति का नाम दलपत शाह था, गोंड वंश के वह शासक थे। ठीक है, रानी दुर्गावती को काल को गोंडवाना रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती अपनी राजधानी चौड़ागढ़ को बनाती है सिंगोरगढ़ की द्वारा। फिर देखिए क्या होता है कि 1564 में अबुल फजल मुगल शासक जो होता है, वह रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब रानी दुर्गावती अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी, उसमें रानी दुर्गावती के बारे में कहा गया है कि उसने अफगान सरदारों को हराया था। 1556 में वह बाज बहादुर उन पर आक्रमण करता है, गोंडवाना रियासत पर, जो मालवा का एक शासक हुआ करता था। परंतु इसमें क्या होता है, मेनली गोंडवाना रियासत की जीत होती है। फिर 1564 में मुगल शासक मुगल जो कौन थे, अकबर, उनका एक सेनापति रहता है आसफ का ऐसा बोलता है कि यहाँ पर जो वाइट एलिफेंट बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ के, गोंडवाना के। और वाइट एलिफेंट के लिए यह किस पर आक्रमण करता है, गोंडवाना पर आक्रमण करता है। परंतु पहले विद्रोह में हार जाता है, और दूसरा विद्रोह होता है नरई नाले का युद्ध। कहाँ पर होता है, नरई नाले का युद्ध होता है 1564 में। इस युद्ध में रानी दुर्गावती चारों ओर से घिर जाती हैं, तो वह खुद को अपना बलिदान कर देती हैं, यानी वह मरती नहीं है, वो क्या करती हैं, खुद को बलिदान, मतलब खुद में चाकू घोंप कर अपनी मृत्यु खुद स्वीकार कर लेती हैं।
तो देखिए बहुत वीर रानी हुई रानी दुर्गावती। आज उनका स्टेचू बाकायदा जबलपुर में लगाया गया है। अब देखिए इन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी चोरागढ़ बनाई थी। कुशल प्रशासक एवं महान योद्धा थी, सहिष्णु शासिका थी, दामोदर दास और महेश दास जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, प्रजा हितैषी हुआ करती थी। इन्होंने 7 ताल बनवाए थे जबलपुर के आइट साइड, जैसे अधर ताल, आधार ताल, रानी ताल। इनका एक इनके राजपाट में प्रशासन देखने वाला था एक आधार सिंह नाम से। ठीक है, आधार सिंह के नाम पर ही इन्होंने जबलपुर में आधार ताल बनवाया था और साथ में रानियों के लिए रानी ताल का निर्माण कराया था। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर देखिए खुद ने मैंने बताया कि सोम को कटार मारकर वीरगति को प्राप्त हुई थी। चोरागढ़ में आक्रमण कर वीर नारायण को मार दिया उसके बाद मुगलों ने। फिर स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है गोंडवाना रियासत का। गोंड किसके अधीन आने लगते हैं? मुगलों के अधीन आने लगते हैं। चोरागढ़ में जौहर का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। जब मालूम पड़ता है वीर नारायण के बारे में, तो वीर नारायण की जितनी भी रानियाँ थी वो चोरागढ़ में क्या करती हैं भैया, जौहर कर लेती हैं। फिर देखिए जैसे वीर नारायण की मृत्यु होती तो आसफ खां गढ़ा का सूबेदार बन जाता है। बाद में दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को राजा मान लिया जाता है। फिर चंद्र शाह क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, जिनका 1576 तक शासन चलता है। इनके द्वारा मुगलों को 10 गढ़ सौंप दिए जाते हैं। फिर देखिए मधुकर शाह बनते हैं। मधुकर शाह किसके बेटे रहते हैं? चंद्र शाह के बेटे रहते हैं। चंद्र शाह की हत्या के बाद मधुकर शाह शासक बनते हैं। इस प्रथम बार बघेलखंड में गोंड शासन में आधिपत्य उल्लेख प्राप्त होता है। यानी जो मधुकर शाह थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बघेलखंड को भी अपने अंतर्गत लिया। फिर देखिए मधुकर शाह के बाद प्रेम शाह बनते हैं। प्रेम शाह भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं और इसकी जानकारी हमें तुजुक ए बावरी में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। एक मिनट, अब हम आगे आते हैं। आगे हम बात करते हैं हृदय शाह की। एक मिनट रुक जाइएगा, कहीं पर दिक्कत ना आ गई हो। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर कर लूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हृदय शाह शासक बनते हैं। हृदय शाह भैया मुगल साम्राज्य के कृपा पात्र होते हैं। ये अपनी राजधानी रामनगर को बना लेते हैं। इसकी जानकारी हमें गणेश नरभ वर्णम में देखने को मिलती है। फिर देखिए इन्होंने विष्णु दीक्षित, बैजनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। रामनगर में दुर्ग बनवाया। बघेलिन महल का निर्माण कराया था इन्होंने, इंपॉर्टेंट है। कुशल सामरिकों को लाकर राज्य की उन्नति की इन्होंने। फिर उसके बाद बनते हैं महाराज शाह। मराठों द्वारा गढ़ पर प्रथम बार आक्रमण किया गया था महाराज शाह के द्वारा। 1741 में बालाजी बाजीराव ने मंडला जीत लिया। गोंड शासक अब पेशवा के अधीन हो गए थे। इसके पश्चात शिवराज शाह, निजाम शाह, नरहरी शाह, सुमेर शाह शासक बने। सुमेर शाह के पुत्र थे शंकर शाह और शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो भैया जबलपुर वाला जो क्षेत्र था वह कौन सा था? गोंडवाना रियासत वाला क्षेत्र था। अब जबलपुर में भैया जो अंग्रेज थे उनकी क्या थी? एक छावनी हुआ करती थी। अब मालूम पड़ता है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह अंग्रेजों के विपक्ष में काम कर रहे हैं और यह 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इन दोनों पिता पुत्र को अंग्रेज लोग पकड़ते हैं और जो अपनी बंदूक होती बड़ी वाली उसमें आगे बांधकर इन दोनों को उड़ा देते हैं तोप के आगे। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात करता हूँ तो भैया शंकर शाह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे और शंकर शाह अपनी पत्नी थी इनकी फूल कुंवारी। कौन थी? याद रखना, फूल कुंवारी के बारे में एक बार पूछा गया था। तो फूल कुंवारी शंकर शाह की कौन थी? बीबी थी। और इन दोनों के पुत्र थे रघुनाथ शाह। शंकर शाह फूल कुंवारी अपनी माता जो इनकी कुल देवी थी उनके पास जाकर हमेशा शंकर शाह डेली संस्कृत में कविताएं लिखते थे और बोलते थे कि उस कविताओं में ऐसा लिखा रहता था, भगवान अंग्रेजों को हमारे देश से जल्दी बाहर निकाल दो कुछ भी करके। तो यहाँ एमपीपीएससी ने पूछा था फूल कुमारी किसकी पत्नी थी और साथ में यह भी पूछा गया है कि कौन से गोंड शासक संस्कृत में कविताएं लिखकर अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने की उनकी कुल देवी से प्रार्थना करते थे। तो उनका नाम था शंकर शाह। अब देखिए प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा 52वीं रेजिमेंट का कमांडर उस टाइम जनरल क्लार्क बनाया गया था और वो जनता पर अत्याचार कर रहा था। अब और साथ में हड़प नीति भारत में चल रही थी। अब विश्वासघात करके अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बना लेते हैं। 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। फिर देखिए रामगढ़ बगल में पड़ता है, वहाँ से अवंतीबाई भी विद्रोह कर देती हैं।
अंग्रेजों द्वारा जो विक्रमजीत अवंती बाई के पति रहते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद अवंती बाई को गुस्सा आती है और अंग्रेजों के विरुद्ध भाग खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन लाया जाता है जब दोनों की मृत्यु हो जाती है। 1 अप्रैल 1858 को मंडला में लेफ्टिनेंट बार्नल पर हमला किया, पराजय मानकर कटार से आत्महत्या कर ली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं गोंडवाना रियासत की प्रशासनिक परिदृश्य की। तो कलचुरी और चंदेलों के पतन के बाद गढ़ा मंडला गोंड शासकों के शासन स्थापित किया और इनका 300 साल तक शासन रहा। प्रारंभ में इन्होंने राजधानी इनकी रामगढ़ थी, उसके बाद मंडला स्थानांतरित की। दलपत शाह ने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ को बनाया। फिर आप सभी को पता है कि रानी दुर्गावती ने चोरागढ़ को बनाया। ठीक है। फिर हम आगे बात करते तो इनके देखिए मंडागारिक धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री प्रमुख कर्मचारी थे। सेना 3 भाषाओं में 3 हिस्सों में बटी हुई थी, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। हस्ती सेना वो होती जो हाथियों पर चलती थी, घुड़सवार जो घोड़े पर चलती थी, पैदल सेना पैदल चलती थी। परगना प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आर्थिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो संग्राम शाह के समय सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए गए। संग्राम शाह ने देवगढ़ में टकसाल निर्मित कराई। किसान मोहरबा हाथी के रूप में लगान चुकाते थे। ठीक है। अनाज का व्यापार गुजरात व दक्कन राज्यों से होता था। सांस्कृतिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो संग्राम शाह बहुत बड़े, आप सभी को पता है कि लेखक थे, उनके द्वारा रस रत्न माला लिखी गई थी। संग्राम शाह ने संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण कराया था। दलपत शाह सहिष्णु दानी और न्याय प्रमुख शासक थे। बल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत यानी रानी दुर्गावती काल में आए थे। साहित्य व विद्या का संरक्षण किया। राजकाज की भाषा इनकी हिंदी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो देखिए दुर्गावती प्रकाश पद्मनाभ भट्टाचार्य ने लिखी है। सर्व संदेश वृतांत संग्रह महेश ठाकुर ने। रस मंजरी भानुदत्त मिश्र। गणेश निरप वर्णम रूपनाथ झा द्वारा लिखी गई है। इनके समय में बहुत दुर्ग, मंदिर, तालाब का निर्माण कराया गया। संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण करा। मंडला किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने कराया। मदन महल जो कि आज जबलपुर में मदन शाह द्वारा कराया गया था। रामनगर दुर्ग, मोती महल, बेगम महल, बादल महल हृदय शाह द्वारा बनवाए गए थे। ये सभी मंडला वाले क्षेत्र में बहुत सारे मठ मंदिर बनवाए, जैसे पंचमठा मंदिर राजा बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। स्थान कहाँ पर है? गढ़ा में है। बाजना मठ संग्राम शाह द्वारा निर्मित है। मदन महल में स्थित तांत्रिक मंदिर है। राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया इन्होंने मंडला में। पशुपति नाथ बनवाया इन्होंने गोपालपुर में। तालाब बनवाया संग्राम सागर, किसने? संग्राम शाह द्वारा। रानी ताल, आधारताल, देवताल ये रानी दुर्गावती ने बनवाया। रामनगर की बावड़ी हृदय शाह ने बनवाया। चोरागढ़ की बावड़ी रानी दुर्गावती ने बनवाई। तो इस प्रकार हमारी गोंडवाना रियासत की समाप्ति होती है। अब देखिए आपको लिखना है 52 गढ़ाधिपति, एक आंसर। दूसरा लिखना है संग्राम शाह। तीसरा लिखना है दलपत शाह। चौथा लिखना है रानी दुर्गावती। 5वां लिखना है हृदय शाह। छठा लिखना है शंकर शाह और 7वां लिखना है रघुनाथ शाह। उसके अलावा आपको 11 नंबर में लिखना है कि जो गोंडवाना रियासत पर निबंध लिखिए। ये सभी आंसर आप लिख कर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा जो मैंने पूछा था आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।